हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम विद लेबल डायग्राम एंड गिव द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है और डायग्राम भी आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, समझ रहे हैं। या कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। चाहे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका यही रहेगा, समझ रहे हैं। और जो जीआईटी है इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारा माउथ आ जाता है। हम लोग इसका एनाटॉमी देख लें तो माउथ हो गया आपका, समझ रहे हैं। उसमें फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर एसोफेगस आ जाता है, फिर उसके बाद आता है स्टोमक। इसको जरूर लिखेंगे आप, स्टोमक को, आपको मालूम है। फिर उससे नीचे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से फिर हमारा क्या होता है, आंत, छोटी आंत शुरू हो जाती है। उससे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिडेनम, समझ रहे हैं, इसको डुडेनम बोलते हैं। नीचे और आते हैं तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये छोटी आंत है हमारा, ये हमारी छोटी आंत है, इसको बोलते हैं जीजेनम, ठीक है, इसको जेजेनम बोलते हैं। और उसके बाद ये पूरा ये और फोल्डिंग्स हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से जहाँ से इधर मिल रहा है ये बड़ी आंत में, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है। अब इसको 4 पार्ट, इसके मेनली 4 नाम दिए जाते हैं, समझ रहे। तो यहाँ सबसे पहले जहाँ से ये जुड़ रहा है तो इस वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और यहीं से एक ये छोटा सा पोर्शन निकला रहता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। और फिर ये ऊपर यहाँ से चढ़ रहा है, इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। फिर ये वाला जो ऐसे इधर से इधर है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे आ रहा है तो नीचे वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, समझे ना। ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया। और ये पूरा आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना, ये इसको बोलते हैं रेक्टम। और ये जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एनस। तो ये आपका क्या होता है? एनाटॉमी होता है। और इसी में कुछ आपके और भी मतलब हेल्प करने वाले ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं। उसमें आपका लीवर आ जाता है और पैनक्रियाज, और इसी लीवर के साथ में जुड़ा रहता है आपका गॉल ब्लैडर। इनको एसोसरीज भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। क्या बोलते हैं? एसोसरीज ग्लैंड भी कह सकते हैं, या ऑर्गन्स कह सकते हैं, जो इसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इनकी फिजियोलॉजी क्या है, मतलब पूरी डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है, तो उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल है, सब तो नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ। तो हम लोग जो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी खाना हमने खाया तो उसको इस काबिल बना दिया जाए कि वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, समझ रहे हैं ना। ये होता है डाइजेशन। यानी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन के जरिए से, ताकि वो एब्जॉर्बेबल हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, समझ रहे हैं ना, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, मतलब पूरे प्रोसेस के जरिए से यही चाहा जाता है और यही किया जाता है। अब किन चीज़ों को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा जाता है, प्रोटीन और फैट, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग क्या है, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमने खाया कोई भी खाना तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी होता है। नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं तो सब तकरीबन उसमें मिल जाते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि डाइजेशन भी 2 तरीके का होता है। एक होता है मैकेनिकल, क्या है, मैकेनिकल होता है, और एक होता है केमिकल, समझ रहे हैं ना। एक मैकेनिकल है और एक केमिकल। तो 2 तरीके के डाइजेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, जो केमिकल, जो क्या कहते हैं, जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है ये सिर्फ हमारे माउथ में होता है। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में होता है।
और उसमें सबका डाइजेशन होता है, यानी चाहे फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मैकेनिकल डाइजेशन तो सबका होता है हमारे माउथ के अंदर। और ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो डाइजेशन है मैकेनिकल वाला, वो सिर्फ माउथ में ही होता है। कौन करता है? दांतों के जरिए। सब मैकेनिकल में क्या, उसको काटा पीसा जा रहा है ना, दांतों के जरिए से कट कर रहे हैं, पीस रहे हैं, ये समझे मशीन यूज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। उसके अलावा जहाँ पे कोई केमिकल, कोई इंजाइम, कोई एसिड यूज हो रहा है हमारे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए, डाइजेशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। समझे, चाहे वहाँ पे इंजाइम हो, कुछ भी हो, कोई जूसेस हो, एसिड है, कुछ भी है, तो वो होते हैं हमारे केमिकल डाइजेशन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन की, समझ रहे हैं ना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, न कि इसकी। ये तो होगा ही मैकेनिकल डाइजेशन माउथ के अंदर सबका, लेकिन माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है। समझो, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड बनाया जाता है। कौन बनाता है? सलाइवा उसमें होता है, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर निकलता रहता है। सलाइवा के अंदर टाइलिन होता है, वो मेनली काम करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और उसके डाइजेशन, और उसमें क्या करता है? डाइजेस्ट करता है उसको। बाकी जो फैट है और जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। उसके बाद हमारा खाना आ गया, अब यहाँ पे जब आ जाता है उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोला जाता है, समझ रहे ना। इसके अंदर आया और वो क्या है, अब यहाँ पे एसिड वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कोई खास डाइजेशन नहीं होता है, ना ही फैट का, थोड़ा बहुत पोर्शन होता है फैट का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन यहाँ पे कोई खास डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, ना ही क्या कहते हैं फैट का। समझ रहे। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पेप्सिन जो एक एंजाइम है वो काम करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, समझ रहे ना। और जब बोलस आया यहाँ पे, तो बोलस में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, आपका फैट भी होगा, प्रोटीन भी होंगे, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और क्या कहते हैं आपका जो फैट है उसका डाइजेशन नहीं होता है। इसी स्टोमक के अंदर आपका निकलता रहता है, क्या कहते हैं HCl, वो भी क्या करते हैं, मतलब उस खाने को, उसका और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो इसमें हेल्प करता है कि उसको क्या कहते हैं, जो पेप्सिन है आपका, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, समझ रहे हैं ना। असल में क्या था, पेप्सिनोजन था, जो क्या कहते हैं अनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, इनएक्टिव था, उसको एक्टिवेट करता है और वो बन जाता है पेप्सिन, जो कि अब काम करने के लायक हो जाता है, तैयार रहता है, और प्रोटीन पे क्या है वो काम करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। बाकी जो एसिड वगैरह निकलता है HCl वगैरह, तो वो खाने को सॉफ्ट कर देता है किसी हद तक, पूरे बोलस को, समझ रहे हैं। उसके बाद अब खाना नीचे आता है जब, तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब यहाँ पे जब खाना इधर आता है तो यहाँ से आपके लीवर से निकलता रहता है बाइल जूस, वो आके जमा होता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। ऐसे क्या कहते हैं, आपके पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलते रहते हैं, और ये सारा यहाँ से, ये इधर से लीवर से आ गया, ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है। गॉल ब्लैडर उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देता है, थोड़ा गाढ़ा कर देता है, और ज़रूरत के हिसाब से रिलीज करता रहता है, और पैनक्रियाज के ही रास्ते में आके यहाँ पे अपना वो पोर कर देता है, डाल देता है, समझ रहे हो, जो यहाँ से लीवर का सिक्रेशन आ रहा है। ऐसे पैनक्रियाज से भी कई सारे जूसेस निकलते हैं, समझ, उसको पूरे को बोल देते हैं हम लोग पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो वो दोनों आके और फिर यहाँ पे मिलते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, समझिए कि ऊपर वाला जो इनिशियल पार्ट है वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे असल में जो डाइजेशन होता है खानों का, वो होता है हमारे क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, समझ रहे हैं ना। जो मेनली डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो खाना भी इधर भी आ गया और ये भी इसके अंदर मिलते हुए आ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये मिलते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आ जाते हैं, तो यहीं पे सारा समझिए कि डाइजेशन होता है। अब इसमें ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यहाँ से खुद भी क्या कहते हैं जूसेस रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, समझ रहे हैं ना। आप क्या कहते हैं, मेनली याद रखिएगा कि अमाइलेज आता है, ठीक है ना। अमाइलेज काम करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ऐसे ट्रिप्सिन और कीमो या काइमोट्रिप्सिन काम करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, ऐसे लाइपेज काम करता है आपके फैट के डाइजेशन में, और तीनों का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, और यहीं से एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहीं पे आपके माइक्रोविली होते हैं, समझिए छोटे छोटे क्या कहते हैं ऐसे पोर्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, प्रोजेक्शंस बोलते हैं उनको। तो उन्हीं के अंदर क्या है एब्जॉर्ब हो, इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उन्हीं माइक्रोविलीज जो होती हैं उन्हीं के पास में ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं, समझिए। तो उसके अंदर क्या है, ब्लड के अंदर हमारा जो खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, अब वो कहाँ चला गया, हमारे ब्लड के अंदर चला गया। अब हम लोग इन तीनों की ही बात क्यों कर रहे हैं, कैल्शियम के डाइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं, या क्या कहते हैं विटामिन की डाइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं,
समझ रहे हैं। मिनरल्स के डाइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं, तो असल में उनको मतलब इतना ज़्यादा तोड़ने ओड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही सिंप्लेक्स्ड फॉर्म में होते हैं और बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है, इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। हाँ, ये कि कार्बोहाइड्रेट उनमें सबसे आसान होता है उसका तोड़ना और उससे क्या है एनर्जी वगैरह बनाना, तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले ही यूज़ किया जाता है। तोड़ने के लिए सबसे पहले टूटता भी वही है यहाँ पे भी, और एनर्जी बनाने के लिए भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ा जाता है। तो ये आपने इसका क्या है एक मोटा मोटा सा फिजियोलॉजी पढ़ लिया है, समझ रहे हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं सलाइवा के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाऊँ तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ सलाइवा को ही ले लिया है, समझ रहे हैं ना। सलाइवा जो आपके उसमें क्या कहते हैं सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होते रहते हैं। अब उनका कंपोजिशन और क्या कहते हैं पूछ लेता है, तो इसके अंदर वाटर होता है तकरीबन 99%, उसके अंदर टाइलिन होता है, समझ रहे हैं ना, ये एक तरीके का एंजाइम होता है। उसके अंदर म्यूसिन होता है, ये थिक लिब्रिकेंट होता है एक तरीके का, यानी उसको क्या कहते हैं चिपचिपा सा बनाता है। और इसके अंदर कैल्शियम साल्ट होता है, समझ रहे हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में। तो ये सब मिलकर क्या कहते हैं डाइजेशन का काम करते हैं। और भी कुछ इनका फंक्शन होता है, माउथ कैविटी को क्लीन करके रखते हैं, उसको मॉइस्ट करके रखते हैं, यानी सूखने नहीं देते हैं, समझ रहे हैं ना। और क्या कहते हैं बोलस को बनाने में ये हेल्प करते हैं, यानी जो खाना है तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, रगड़ता हो जाएगा, पता चल रहा है कि हमारे एसोफेगस को ही जख्मी कर दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं सॉफ्ट बनाते हैं, उसको उसके अंदर वाटर मिला देते हैं, समझे, लुब्रिकेंट मिला देते हैं ताकि वो आसानी से नीचे जा सके, उसको निगलना आसान हो, समझ रहे हैं ना। और क्या कहते हैं जो मतलब ड्राई खाने हम लोग खाते हैं, सूखा खाना जो भी है, उसका टेस्ट हमको उसी वक्त मिलता है कि वो सलाइवा उसके अंदर आके बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। जो लिक्विड वगैरह है वो तो मतलब उसका टेस्ट तो हमको मिल जाएगा, लेकिन जो सूखा खाना है उसका टेस्ट हमको उसी वक्त मिलता है जब हम लोग उसको अच्छे से क्या कहते हैं हमारे वो सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा उसमें भी हमको टेस्ट दिलाने में भी काम करता है, समझ रहे हैं ना। और भी कई सारे फंक्शन है सलाइवा के, तो इतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चों को थोड़ा जल्दी से समझ में भी नहीं आता है, वो है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी क्या है वो आपको बताना है। तो उससे पहले कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ें, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए, ताकि मैं उसको जब समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दी मेंस्ट्रुएशन इज कॉमनली नोन एज वुमेन्स पीरियड, इसको क्या है पीरियड के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं ना। मेंस्ट्रुएशन को एमसी भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पीरियड्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है और जो हर महीने क्या होता है रिपीट होता है, कहाँ से, मीनार्की से लेके क्या कहते हैं मेनोपोज तक, समझ रहे हैं ना। मीनार्की मतलब ये होता है जब फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं पीरियड्स आते हैं उसको मीनार्की बोलते हैं, और जब क्या कहते हैं वो मतलब मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाते हैं तो उस टाइम को बोला जाता है मेनोपोज। समझ रहे, ये टर्म्स याद रखिएगा, ये आपको कई जगह आगे भी आते हैं, समझ रहे ना, ये मेनोपोज वगैरह, तो इसको याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है चूंकि ये मेंस्ट्रुएशन क्या है बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, समझ रहे ना, हर महीने होता है ये। और क्या कहते हैं द एवरेज गैप बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन इज 28 डेज, और एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में कितना गैप होता है, तो नॉर्मली 28 दिन होता है, 25 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, लेकिन इन एवरेज 28 दिन होता है, समझ रहे ना। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये बताता है कि ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बताता है। जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है वो औरत या वो महिला क्या बांझ मानी जाती है, यानी वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये जिसको भी मेंस्ट्रुएशन आता है तो ये इस चीज़ को बताता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, समझ रहे हैं ना, यानी वो बच्चा को जन्म देने के काबिल है। और क्या है, व्हेन मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटेड आफ्टर अराउंड 40 डेज न्यू एग इज रिलीज्ड बाय ओवरी, इट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये टर्म आता है कई बार के ओवुलेशन क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके तकरीबन 14 दिन के बाद एक नया एग यानी ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ये फीमेल के अंदर दोनों साइडों में ग्लैंड होते हैं, तो वहां से क्या दोनों साइड में होते हैं, तो एक बार इस साइड से एग रिलीज होता है, एक बार दूसरे साइड से एग रिलीज होता है हर महीने, समझ रहे हैं ना। एक महीना इधर से होगा, एक महीने में उधर से होगा। तो कह रहे हैं जब मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके तकरीबन 14 दिन के बाद क्या होता है रिलीज होता है, समझ रहे हैं, जिसको ओवम बोलते हैं, एग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि मेरे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब क्या कहते हैं 35 से ऊपर के भी, चूंकि हमको ये भी पता चलता है कि हमको किस एज के लोग देख रहे हैं, तो 18 से लेकर 40 के बीच के ज़्यादातर हमको देखते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो इसमें ये जैसे बहुत सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के मतलब वो चाहते हैं बेबी करना, समझ रहे हो ना, लेकिन उनके बच्चे होते नहीं हैं। तो एक गलती वो ये भी करते होंगे, हो सकता है ये भी मतलब बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि मतलब ओवम तो रिलीज हो रहा है 14 को, ये कितना रहेगा, बहुत ज़्यादा मान लीजिए 24 घंटे 48 घंटे रह रहा है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो क्या है, उस टाइम पे तो वो सेक्स कर नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ दूसरे दिन मतलब वो कर रहे हैं, उस टाइम पे ओवम है ही नहीं, और जो स्पर्म जाएगा उसकी भी लाइफ तकरीबन 24 घंटे होती है, समझ रहे हैं ना। उनके मतलब यूट्रस के अंदर मान लीजिए आपका पहुंच गया स्पर्म, तो उसकी भी लाइफ कितने हैं, 24 घंटे है। तो वहाँ पे स्पर्म क्या है, ओवम के साथ मतलब मिल ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे। ऐसे ही मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद, इसे यानी 12 से 14 15 18 के बीच में उसने क्या है मतलब इंटरकोर्स नहीं किया, वो कर रहा 20 को 25 को, तो उस टाइम पे भी ओवम नहीं होगा। तो जिसको भी ये दिक्कत है यानी बेबीज नहीं हो रहे हैं, और तो उनको इस टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, द एग प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स, समझ रहे हैं ना। जो ओवुलेशन हो गया तो उसमें जो क्या कहते हैं ओवम रिलीज हुआ, कितने 24 घंटे तक तकरीबन रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि द एग्स प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स, समझ रहे हैं। जो वहाँ से जब रिलीज हो गया एग या ओवम जिसको कहते हैं, तो वो 24 आवर्स के लिए ही वहाँ पे रहेगा, समझ रहे हैं। उस बीच में अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और क्या होता है, जो एग है वो मूव करके जाता है यूट्रस के पास में, यानी यूट्रस में चला जाता है और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, समझ रहे हैं। इफ द एग नॉट फर्टिलाइज, द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रोकन एंड गेट आउट्स विद ब्लड। और ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यानी यूट्रस के सबसे अंदर साइड में, समझिए ये मान लीजिए यूट्रस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक लाइनिंग डेवलप होती है, समझ रहे हैं ना। एक लाइनिंग डेवलप होती है किस काम के लिए, ताकि अगर ये स्पर्म इसके साथ में आके मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग डेवलप होती है, न्यूट्रिशन के लिए, समझ रहे हैं। तो ये वाली जो लाइनिंग होती है ये परमानेंट नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये टूटना शुरू हो जाती है और उसका पूरा एक प्रोसेस है, आगे अभी पढ़ने वाले हैं आप। तो ये टूटती है और फिर क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है ब्लड के साथ में, प्योर ब्लड होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये इम्प्योर ब्लड है, नहीं, यूट्रस के जो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आती है वहाँ पे भी प्योर ब्लड आता है, समझे, अच्छा ब्लड होता है, कोई खराब ब्लड नहीं होता है। और भी इसका जो मटेरियल है ये सब भी निकलता है, और यहाँ पे म्यूकस वगैरह भी होता है, वो भी निकलता है, और ब्लड भी क्या है उसके साथ में, वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन। ये थोड़ा सा आपने पढ़ा, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आगे ये डिटेल पढ़िए। अब ये कि स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो क्या कहते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके स्टेप्स हैं कई सारे, या उसको फेजेस बोलते हैं, तो वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। और ये जो मतलब होता है, ये क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारा कुछ होता है, समझ रहे हैं ना। और इसमें मेन रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और भी हैं लेकिन ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ये कह रहे हैं द राइज एंड फॉल ऑफ हार्मोन्स ट्रिगर द स्टेप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके स्टेप्स को ट्रिगर करते हैं हार्मोन, यानी उनका ज़्यादा होना और कम होना। तो सबसे पहला जो फेज होता है, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, फिर यहीं पे लास्ट में आ जाएंगे। दिस फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। ये फेज कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला दिन है पीरियड का, पहले दिन ब्लीडिंग हुई है, समझ रहे हैं ना, वेजाइनल ब्लीडिंग पहले दिन हुई है, तो वहाँ से ये फेज शुरू होता है। व्हेन लाइनिंग ऑफ यूट्रस यानी एंडोमेट्रियम शेडेड एंड एग्जिट थ्रू वेजाइना। और क्या होता है उस टाइम पे, जो क्या कहते हैं यूट्रस की लाइनिंग है यानी इनर लाइनिंग, जो मतलब एक क्या कहते हैं टेम्परेरी एक लाइनिंग बनती है, यानी एक वॉल बनती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो वो क्या होता है, शेड होता है, टूट जाता है और एग्जिट करता है वेजाइना के रास्ते, समझ रहे, ब्लीडिंग के फॉर्म में। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये कह रहे जो ओवुलेशन हो जाता है यानी एग रिलीज हो जाता है वहां से, तो ये कह रहे हैं जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। यानी आपका ओवम जब रिलीज हो गया, मान लीजिए यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। छोटे छोटे समझिए कि थैले जैसी चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से रिलीज हो गया तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ये एम नहीं है एन है, प्रोजेस्टेरोन, समझ रहे हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है और उसको मोटा बनाता है, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहीं से एंडोमेट्रियम बन रहा है, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस है, समझ रहे हैं ना,
तो इसके अंदर एंडोमेट्रियम बना हुआ है, वो पहले ही बनता है, समझ रहे हैं ना। पहले दिन की ब्लीडिंग मतलब शुरू हुई उसी के वक्त से क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन वगैरह भेजना शुरू कर देता है और इसकी प्रिपरेशन होती रहती है। लेकिन इसको और मोटा करता है और इसको क्या कहते हैं मतलब मजबूत बनाता है, इसको प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ से आपके कॉर्पस ल्यूटियम से, ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, समझ रहे हैं ना, प्रोजेस्टेरोन, तो इसको और क्या करता है मोटा कर देता है और इसको क्या कहते हैं मतलब ठीक करता है, मजबूत बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी स्पर्म और ओवन की मीटिंग नहीं होती है तो क्या होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है, यानी अब वो टूटने लगता है खुद। ये जो आपका पहले से था ये खुद क्या होता है डीजेनरेट होता है, टूटने लगता है। और जब वो डीजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इसका लेवल कम होता है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, समझ रहे हैं, ब्लड वेसल्स पतले पतले से ये क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कम हो जाती है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। एंड द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम वीक्स, और फिर उसकी वजह से जब इनको क्या है मतलब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो ये कमज़ोर हो जाती हैं ये। उसके बाद क्या होता है टूटने लगती हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेप है फॉलिक्यूलर फेज। दिस फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ पीरियड। सबसे पहला जो पहला दिन है ब्लीडिंग का यानी पीरियड का, उस दिन से ये क्या कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज शुरू होता है। और कहाँ ख़त्म होता है, ओवुलेशन पे ख़त्म होता है, यानी समझिए कि 14-15 दिन तक तकरीबन रहता है ये वाला फेज। अब इसमें क्या होता है ड्यूरिंग दिस फेज पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये कई बार आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान देना, असल इसका फंक्शन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉलिक्यूलर फेज है इस फेज में क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को क्या कर रहा है स्टिमुलेट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। विच ट्रिगर्स 3 to 30 फॉलिकल्स टू ग्रो। और क्या करता है ये तकरीबन 3 से 30 फॉलिकल्स को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, यानी उनको जगाता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको समझाता है, करता है भाई तुमको अब ग्रो करना है, समझे, तो उनको ग्रो कराता है फॉलिकल्स को। ईच फॉलिकल्स हैज़ एन एग। हाँ एक चीज़ और, ये फॉलिकल्स क्या हैं तो ओवरीज के अंदर समझिए कि छोटे छोटे दाने जैसी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे क्या है दाना होता है ना, ऐसी चीज़ें होती है वो फॉलिकल्स हैं, छोटी छोटी थैलियाँ समझ लीजिए। तो ये जब हार्मोन आता है तो उनको स्टिमुलेट करता है यानी उनको तैयार करता है, वो ग्रो करने लगते हैं, वो बड़े होते हैं। और फिर क्या होता है हर फॉलिकल के अंदर एक एग होता है, समझ रहे हैं, तो जब वो ग्रो करते हैं तो एग भी क्या होता है ग्रो करता है। फाइनली ऑल द फॉलिकल्स बिगिन टू ब्रोकन। और फिर क्या होता है आखिरकार जितने भी फॉलिकल्स हैं सब टूटने लगते हैं, सिर्फ एक बचता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा होता है सक्सेसफुल जो कि ओवम के साथ में जाके दोस्ती कर पाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है तकरीबन 30 के करीब क्या कहते हैं फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक भी बन रहे हैं, लेकिन सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही होता है, एक ही सक्सेसफुल ओवम है जो आगे जाता है, जो मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है, समझा। तो जो ये बचा हुआ एक फॉलिकल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है, क्या करता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एंड दिस एस्ट्रोजन ट्रिगर द यूट्रस टू डू प्रिपरेशन फॉर द एग। और ये जो एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो समझिए कि एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग बनना शुरू होती है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो ये ट्रिगर करता है यूट्रस को, और फिर यूट्रस के अंदर ये लाइनिंग जो है समझ रहे हैं ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। ड्यूरिंग डेज 10 to 14 द रिमेनिंग फॉलिकल्स फॉर्म ए फुल्ली मैच्योर एग। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन शुरू हुआ उसके बाद से कह रहे हैं कि 10 से 14 के बीच में जो क्या कहता है रिमेनिंग फॉलिकल है जो बचा हुआ है, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय हो गए, जो बचा हुआ है फॉर्म्स ए फुल्ली मैच्योर एग, समझ रहे हैं। तो ये 14 दिन के अंदर अंदर क्या है एक मतलब बहुत अच्छे से डेवलप्ड मैच्योर, यानी समझिए कि पूरी तरीके से तैयार एक ओवम तैयार कर देता है वो, समझ रहे हैं। एक ओवम क्या है बहुत अच्छे से डेवलप, सारी चीज़ें सारे एकदम मतलब ठीक एक ओवम बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फेज आता है ओवुलेशन का। तो दिस फेज अकर्स नॉर्मली अबाउट एट डे 40 इन ए 20 days मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 20 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझ रहे हैं, यानी 28 दिन का मतलब एक गैप हो रहा है इन एवरेज, तो कह रहे हैं कि उसमें जो 14वां दिन होता है
तकरीबन उसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो ओवम जो एक तैयार हो चुका है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि 10 और 14 के बीच में पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, तो जो ओवम तैयार हो चुका है वो रिलीज होता है। उसके रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं LH हार्मोन। समझ रहे ना, LH हार्मोन का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द ओवरी टू रिलीज एग, ये ओवरी को जाके मतलब समझाता है, उसको मतलब ट्रिगर करता है कि वो एग को क्या करें, रिलीज कर दें, क्या करें, एग को रिलीज कर दें। और जब एग रिलीज होता है यानी ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी आपको फंक्शन समझ में आ रहा है, FSH रिलीज हो रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। और क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, समझ में आ गया आपको। तो ओवुलेशन क्या होता है। उसके बाद आता है अगला फेज, उसको बोलते हैं फोर्थ वाले को ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। दिस फेज स्टार्ट आफ्टर ओवुलेशन, समझ रहे हैं। और ये वाला फेज ओवुलेशन हो गया उसके बाद से शुरू होता है। और ये वाला फेज कब तक रहता है, 15वें दिन से लेकर 28 दिन तक रहता है, 28वें दिन तक रहता है। और इसमें क्या होता है, जो अंडा है, जो ओवम है, वो ओवरी को छोड़ देता है, निकल जाता है वहां से, एंड बिगिंस टू ट्रेवल थ्रू फेलोपियन ट्यूब टू यूटरस, और क्या कहता है, वहां से ट्रेवल करना शुरू करता है यूटरस की तरफ। समझ रहे, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, और इस टाइमिंग में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। इन प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर प्रेगनेंसी, और यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इफ द एग बिकम फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, एंड अटैचेज इटसेल्फ टू यूटरस, और वो जाके यूटरस में अटैच हो जाता है, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर वो यूटरस के अंदर पहुंच जाते हैं दोनों, वो मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, तो उस कंडीशन को, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ रहे हैं ना। और उसी टाइम पे क्या होती है, जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम होता है। एंड ड्यू टू दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रिड्यूस, और इसकी वजह से फिर क्या है, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी ब्लड की सप्लाई कम होती है। और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और फिर क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। एंड एट द डे 28 और 28वें दिन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, और 28वें दिन फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। और इसका जब लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगता है यूट्रस के अंदर। समझा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये लाइनिंग है, समझ रहे हैं, ये लाइनिंग है यूट्रस के अंदर की ये, और इसी के साथ में चिपकी हुई है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये लाइनिंग भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वो कमज़ोर हो चुकी है तो वो क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं ना। और जब टूटती है तो उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम, और जब वो क्या होता है, टूटती है, सिस्टम है कि ब्लड भी यहाँ से रिलीज होने लगता है, और ब्लड के साथ में ये सब सारा क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगला टॉपिक हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी बताना है, समझ रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कई स्टेप में होता है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मसल्स जहाँ पे हैं, जैसे यूट्रस का मसल्स है, या क्या कहते हैं और भी मसल्स हैं, जहाँ पे भी मसल्स हैं उनके अंदर जैसे मूवमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सबसे पहला क्या होगा, एक स्टिमुलस या मैसेज इज जनरेटेड इन दी CNS। हमारा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक मैसेज जनरेट होता है पहले, जिसको हम लोग इम्पल्सेस बोलते हैं या स्टिमुलस बोलेंगे, ठीक है। तो वो पहले जनरेट होता है, और ये जो स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, मैसेज जनरेट हो रहा है, ये किसी मैसेज के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, बिना किसी मैसेज के रिस्पॉन्स में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं गर्म चीज़ को छू रहा हूँ, सपोज दैट, तो यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मैसेज लेके जाता है ब्रेन तक, और फिर क्या कहते हैं वहाँ से फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वहाँ से क्या आता है, मोटर न्यूरॉन लेके आता है एक मैसेज। तो वो जो मैसेज, अब वहाँ से ब्रेन मैसेज भेज रहा है हाथ को हटाओ, तो वो जो मैसेज भेज रहा है तो वो क्या होता है, स्टिमुलस। तो वो ऐसा हो सकता है कि मतलब
कभी ऐसा होता है कि जो मैसेज गया है उसके रिस्पॉन्स में वो मैसेज एक तैयार हुआ हो, या हो सकता है कि बिना उसके, समझ रहे हैं। और जब ये क्या कहते हैं, जब ये स्टिमुलस तैयार होता है, एक मैसेज जनरेट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ड्यू टू दिस एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन दी मोटर न्यूरॉन। अब आपको ये मालूम होगा कि एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं। जो सेंसरी होते हैं वो मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन अपना मैसेज भेजता है, यानी कि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए या बॉडी को क्या कहते हैं ऑपरेट करने के लिए जो मैसेज लेके आता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। तो जब ये मैसेज कोई आया या इसने कोई मैसेज तैयार किया अपने ब्रेन के, मतलब ब्रेन ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, तो फिर क्या होता है, जो हमारे मोटर न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, समझ रहे हैं ना। और ये पूरा एक अलग मतलब टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल, ठीक, उसको हम कहीं पे आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कम, और जब ये एक्शन पोटेंशियल होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनते हैं जो असल मैसेज को लेके जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कम एट द मोटर एंड प्लेट, और क्या कहते हैं जो एक्शन पोटेंशियल है, या जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए हैं, आप ये भी कह सकते हैं जो क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो हमारा जो न्यूरॉन है मान लीजिए, तो उसका जो एंड प्लेट है तो वहाँ पे आते हैं, समझ रहे हैं ना। ये आपका न्यूरॉन है तो एंड प्लेट इसको बोलते हैं, जो टर्मिनल है वहाँ पे आ गए, समझ रहे हैं ना। अब क्या होता है जब वहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद नाउ एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, और एसिटाइल कोलिन रहते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो जब ये आता है एक्शन पोटेंशियल, जब ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होने लगते हैं। अब जैसे कि मान लिया कई बार ऐसा होता है कि एक ही न्यूरॉन है, डायरेक्टली जिस ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना वहां तक पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे होता है और वो जाके उस ऑर्गन तक पहुंचता है, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी हो तो नर्व एंडिंग पे यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। अब क्या होता है, जो क्या कहते हैं एसिटाइल कोलिन है, जब वो रिलीज होता है यहाँ से, बाइंड विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सैक्रोलेमा। ये कह रहे हैं कि जो आपका मसल्स फाइबर है, समझ रहे हैं, चूंकि हमको मसल्स तक पहुंचाना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो मसल्स तक मान लीजिए यहाँ पे मैसेज आ गया, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। तो जो मसल्स हमारे क्या कहते हैं मसल फाइबर होते हैं, समझे, मसल्स के जो सेल है उसी को मसल्स फाइबर बोलेंगे आप मान लीजिए, समझ रहे हैं। तो वहां पे होता है आपका सैक्रोलेमा, और वहां पे प्रेजेंट होते हैं किसके, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। तो ये निकला और जाके यहाँ पे बाइंड किया, समझ रहे हैं ना। नाउ द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू आउट मसल्स फाइबर। अब ये जो पूरा मसल्स फाइबर है, मान लीजिए ये मसल्स का फाइबर है, तो पूरे के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। एंड गो टू टी ट्यूब्यूल्स, और इसी के अंदर क्या कहते हैं मसल्स फाइबर के अंदर टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो यहाँ तक पहुँचता है, समझना, टी ट्यूब्यूल्स के पास पहुँच जाता है। एंड ओपन द कैल्शियम चैनल्स, और जब इसके साथ में ये मतलब आके यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है तो उसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। अब ये कैल्शियम चैनल क्या है, तो समझिए एक तरीके से रास्ता है, तो क्या कहते हैं जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है। एंड देन कैल्शियम आयंस रिलीज फ्रॉम टी ट्यूब्यूल्स, और टी ट्यूब्यूल से क्या है कैल्शियम आयंस रिलीज होने लगते हैं। अब क्या होगा, कैल्शियम आयंस बाइंड विद द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ में कैल्शियम हमारे जो है कैल्शियम आयंस वो बाइंड करते हैं। और ये जो ट्रोपोनिन है ये कहाँ पे होता है, ये एक्टिन पे होता है। अब ये जो आपका मसल्स फाइबर है ना, आगे इसको और जब हम लोग तोड़ते हैं और माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं तो बने रहते हैं एक्टिन और मायोसिन से, समझ रहे हैं ना, एक्टिन और मायोसिन से। और यही एक्टिन और मायोसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि ये किसके साथ में बाइंड करता है, ट्रोपोनिन के, और ये ट्रोपोनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्टिन के ऊपर। और जब क्या कहता है कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं उसके साथ में, इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। तो जब इसके साथ में क्या कहता है कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयन से बाइंड करते हैं इसके साथ में, तो वो एक जगह प्रोवाइड करता है एक्टिन के पास में कि मायोसिन आके उससे बाइंड कर सके, समझ रहे हैं ना। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे, मतलब ये मान लीजिए आपका मायोसिन है, समझ रहे हैं, ये मायोसिन होता है, इसमें एक हेड सा निकला रहता है, ऐसे हेड से निकले रहते हैं। इधर आपके क्या कहते हैं एक्टिन होते हैं, समझ ना, एक्टिन ऐसे, फिर यहाँ नीचे है ये ऐसा, समझ रहे हैं, फिर यहाँ पे आपके एक्टिन लगे रहते हैं, इधर भी एक्टिन है। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मतलब ये आके बाइंड कर सके, एक जगह प्रोवाइड कर देता है। जब इसके साथ में कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं समझे ट्रोपोनिन पे, तो ये इसके अंदर ट्रोपोनिन है, जब इसके साथ में कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं तो ये इसमें इसको क्या है, इसके लिए इसके साथ में जुड़ना, एक जुड़ने के लिए एक जगह बन जाती है।
और जब क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं ये जो हेड है मायोसिन का, जब ये इस पे यहाँ पे साइट मिल जाता है बाइंड करने का, तो ये बाइंड करता है और फिर ये मूव करता है इधर 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 उधर। जब मूव करते हैं तो ये क्या कहते हैं जो एक्टिन है कभी सिकुड़ते हैं, फिर ये जब मूव करेगा ऐसे क्या कहते हैं दूर हो जाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं दूर होते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, समझ रहे हैं ना। एक्टिन और मायोसिन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और कैल्शियम का भी बहुत क्या इसमें रोल होता है, समझ रहे हैं ना। एक बात और ध्यान रखिए, जब तक कैल्शियम आयंस, ये प्लस यहाँ पे आएगा, समझ ना, जब तक कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं एक्टिन के ऊपर, तो क्या कहते हैं जो एटीपी है वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है मायोसिन को मूवमेंट करने के लिए। ये मायोसिन है, ये मूव करता है इधर उधर, समझ रहे हैं। ये एक्टिन है, ये एक्टिन के साथ में जुड़ जाता है, ये मूव करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे क्या कहते हैं मान लीजिए कैल्शियम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या कहता है जब तक कैल्शियम क्या है इसके कैल्शियम आयन एक्टिन के साथ में जुड़े रहते हैं तब तक इसको क्या है एनर्जी मिलती रहती है मूवमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं ना। और जब क्या कहते हैं कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो एटीपी डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, तो एटीपी भी एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर देता है एंड कॉन्ट्रैक्शन इज स्टॉप्स, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है स्टॉप हो जाता है और मसल्स रिलैक्स कर जाता है, मसल्स रिलैक्स करते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड फोर्स टू स्केलेटल मसल्स, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़े हुए उनको फोर्स मिलता है, समझ रहे हैं ना। उनको क्या है मूव करने के लिए एक तरीके से फोर्स मिलता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल ब्रेन वांट, और क्या और ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि हमारा दिमाग चाहता है, जो ब्रेन है जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब तक चाहता है और जब तक वो मैसेज भेजता रहता है, यानी इम्पल्सेस जब तक भेजता रहता है तब तक ये पूरा फंक्शन चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे अभी कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही बताया जाएगा। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ में आपको डायग्राम के साथ में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट सिंपैथेटिक है, ये क्या है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक को तो कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, शायद उसमें बायोकेमिस्ट्री आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ाया था, समझ रहे। तो जिसने भी आपने उसको देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये क्या होता है समझिए, एक तरीके से कंडीशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं ना, फाइट फ्लाइट और फ्राइट वाली कंडीशन। ऐसे क्या कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन होती है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है रेस्ट और डाइजेस्ट वाली होती है, और ये जो होती है ये फाइट फ्लाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में होती है। यानी एकदम से कोई आ गया मुझे मारने के लिए, कोई कुत्ता आ गया, कोई सांप आ गया, कोई भी डरावनी चीज़ आ गई, एकदम से मैं गिरने लगा कहीं से, तो मेरी बॉडी मुझे क्या मतलब प्रिपेयर करती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। उसी कंडीशन को बोलते हैं सिंपैथेटिक फंक्शन या सिंपैथेटिक कंडीशन। और फिर जब रेस्ट वाले कंडीशन में आता है आदमी नॉर्मलाइज हो जाता है, या नॉर्मली मैं रहता, कोई भी है, आप हैं, मैं, तो नॉर्मली हम लोग इसी कंडीशन में रहते हैं, समझ रहे। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में तो उसके क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के उस वक्त में, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर ये वाला सिंपैथेटिक कंडीशन ये हर वक्त नहीं होता, कभी कभी आता है, समझ रहे हैं ना। फिर इसको जब ये आ गया उसमें क्या होगा, डायलेशन ऑफ पुपिल हमारा डायलेट हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी आंख, और क्या है सलाइवा का सिक्रेशन क्या होता है कम हो जाता है, समझ रहे हैं। हार्ट रेट क्या होता है बढ़ जाता है। लंग्स का जो क्या कहते हैं ब्रोंको है वो यानी ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जाएगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फिर मतलब एटीपी वगैरह बन सके, ग्लूकोज का क्या कहते हैं ब्रेकडाउन हो सके। और क्या कहते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करते हैं। जो गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं वो सब क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लीवर क्या कहते हैं ग्लूकोज को रिलीज करता है ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, ताकि क्या कहते हैं ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा सके, जो कि स्ट्रेस को कम करने में काम आता है। ऐसे क्या एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड, जैसे कि एड्रीनलिन है, समझे, नॉर एड्रीनलिन है। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, यानी पेशाब भी लगा रहेगा अगर किसी को तो वो भी क्या है मतलब आदमी भूल जाएगा, रिलैक्स हो जाता है। और क्या स्केलेटल मसल्स क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज टू स्केलेटल मसल्स, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स जो हमको मूवमेंट करने में हम काम करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब इसी का सारा उल्टा होता है जब आप क्या कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी आपका पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सलाइवा भी रिलीज होने लगा ताकि खाने के डाइजेशन वगैरह में काम करे, हार्ट रेट भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। क्या कहते हैं जो ब्रोंकाई है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। और क्या कहते हैं जो सिक्रेशंस हो रहे थे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल वो सब इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं।
और फिर क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाता है, यानी ग्लूकोज को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन बना के स्टोर किया जाता है उस कंडीशन में। और सेक्रेशन जो क्या कहते हैं, डिक्रीज सेक्रेशन, यानी एड्रीनल ग्लैंड से जो एड्रीनलिन रिलीज हो रहा था वो भी कम हो जाता है। और क्या कहते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर आपका रिलैक्स हो गया था वो क्या कहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और क्या कहता है, मसल्स क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं। इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कई बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ आई। आई का एक डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम मैं अब बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको जरूर बना लेना है। समझ रहे हो ना, ये कुछ क्या कहते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप एक बार जरूर बना लेना। अगला एक टॉपिक है, डिस्क्राइब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस पार्ट के अंदर सब वही टॉपिक्स आ रहे हैं जो मतलब बहुत आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, समझ रहे, थोड़ा टाइमिंग, और ये क्या है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं समझने के लिए, लंबे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये चूंकि इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, देख रहा हूँ अलग अलग स्टेट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको पढ़ाना मैंने ज़रूरी समझा इम्पोर्टेंट के अंदर, समझ रहे हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, तो ये एक सिस्टम होता है, समझ रहे हैं, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है, समझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने में ये मेनली काम करता है, समझ रहे हैं ना। इसको RAS भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज ए हार्मोनल सिस्टम। ये एक हार्मोनल सिस्टम होता है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आप इसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से देख सकते हैं, इसलिए कि थक चुका हूँ और जल्दी जल्दी बोलने में मज़ा भी नहीं आता है। और सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं होते हैं कि सबको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सके, इसलिए कि इसमें ना एक पॉइंट भी थोड़ा सा इधर से उधर मिस हुआ, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसमें दिमाग को बहुत मतलब हाजिर रख के और बहुत सुकून से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हार्मोन है, एक हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह गया, सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन बॉडी, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, और क्या कहते हैं, फ्लूइड बैलेंस यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल उसको बैलेंस करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या करते हैं, बैलेंस करने में ये काम करते हैं। दिस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए खासतौर से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, और इसमें बहुत सारे क्या है, सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जब ब्लड प्रेशर मतलब कम होता है तो हमारा रेनिन जो तो क्या होता है, रेनिन एंजाइम इज रिलीज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ किडनी। तो हमारे किडनी से क्या होता है, इतना याद रखिए, किडनी से रेनिन एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है। अब जिन सेल से रिलीज होता है उसको बोलते हैं, तो उस सेल का नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर, समझ रहे हैं। तो वहां से रिलीज होता है आपका रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम रिलीज हो गया, अब ये जाता है कहाँ, एंजियोटेंसिनोजन के पास, इसको डबल एन कर लीजिए, एंजियोटेंसिनोजन के पास जाता है। ये क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, हमारे लीवर से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिनोजन क्या एक तरीके का प्रोटीन होता है, हमारे लीवर से रिलीज होता है, और ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करता रहता है। तो जब रेनिन इसके साथ में मिलता है तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी कि ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये एंजियोटेंसिनोजन नहीं रहेगा, अब एंजियोटेंसिन बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये कई बार आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे भी इस तरीके से आए ना, नोजन ओजन, तो ओजन ये जब आए तो समझिए कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब इसको हटा दिया जाए तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, समझ रहा। तो ये एंजियोटेंसिन अब ये एक्टिव फॉर्म में है, रेनिन ने इसको एक्टिव किया एंजियोटेंसिनोजन को, तो ये बन गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट अभी किसी काम का नहीं है, मतलब ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा नहीं सकता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। तो फिर एक स्टेप और आता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। तो वो जो इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, समझ रहे हैं ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या बना देगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड बना देगा, समझ रहे हैं ना। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, अब ये पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए, समझ रहे हैं। अब ये आपने कई बार पढ़ा होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर पढ़ा है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहाँ पढ़ा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन के अंदर, समझ रहे। ब्लड प्रेशर को कम करना रहता है तो वहाँ पे ये दवा दी जाती है, लोसार्टन वल्सार्टन, समझ रहे हैं।
तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर अगर दे देंगे तो वो इस एंजाइम को ही मार देगा, यानी इसको काम करने से रोक देगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, समझ रहे हैं। तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इसने आगे काम कर दिया, कोई यहाँ पे इनहिबिटर नहीं है, तो इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अब जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है तो ये क्या करता है, ये नीचे जो दिए गए हैं ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। अब जब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जब ये रिलीज हो गया, ये क्या करता है, ये करता है इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर, किडनी पे जाके काम करता है और कहता है कि वाटर को और सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करो। कई सारी चीज़ों को छान के किडनी बाहर निकाल देती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जब इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ब्लड का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा काम ये क्या करता है, रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये भी क्या करता है, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ये भी किडनी पे काम करता है और क्या कहते हैं, जो मतलब रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, समझना, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जो चीज़ें छन के बाहर निकलती थी यूरिन के रास्ते से, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किडनी के अंदर ही फिर से उसको क्या है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के थ्रू, समझ रहे हैं ना। अब उसका मैंने आपको पढ़ाया भी था, डीटीसी आता है, पीसीटी आता है और क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली आता है, वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से तीनों मतलब मैकेनिज्म क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ये होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। समझ में आया? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करिए, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो सिर्फ इसमें से एक दो ग्लैंड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी को मतलब शॉर्टली जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तो ग्लैंड तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, ये समझिए कि कोई टिश्यू हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है जहाँ से कुछ क्या कहते हैं सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, या तो फिर वहाँ से एंजाइम भी रिलीज हो सकते हैं, कुछ जूसेस रिलीज हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, केमिकल सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं कि वहाँ से रिलीज होते हैं। अब ये जो ग्लैंड है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही दे रखा है। तो ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कहते हैं पोर करते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी वहाँ से जो भी निकला सीधे ब्लड में जाता है, कोई नली या कोई पाइप वगैरह बीच में नहीं होते हैं कि उसको लेके जाएं और ब्लड के अंदर ला के उसको डालें, तो ऐसा नहीं होता, सीधे वो क्या है उसके अंदर डाल देते हैं। उनके एग्जाम्पल ऐसे ग्लैंड्स के एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, एक तो ये जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम आपको याद करना है, और दूसरे उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो याद करना है, और अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो उनके क्या फंक्शंस हैं, यानी वो हार्मोन रिलीज होके क्या करते हैं या कौन सा फंक्शन करवाते हैं वो आपको याद करना रहता है, समझ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? तो एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, समझ रहे, बेस वाले हिस्से में ब्रेन के, समझ रहे। और ये क्या कहते हैं, एक छोटा सा क्या कहते हैं जो मटर का दाना होता है उसी साइज का एक ग्लैंड होता है, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। बहुत सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, ये छोटा सा ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, समझ, इसको दादा माना जाता है सारे ग्लैंड्स का। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंटेरियर यानी जो अंदर वाला हिस्सा है पिट्यूटरी का, वहां से जो क्या कहते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन, GH बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन, समझ रहे हैं ना। तो इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ये क्या कराता है? सेल का डिवीजन कराता है, सेल का रिप्रोडक्शन कराता है, रीजनरेशन कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, समझ रहे हैं ना, एंड बोन ग्रोथ। तो ये एक तरीके से क्या करता है, ये सारे काम होते हैं आदमी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, समझ रहे हैं। और ये बचपन में ज़्यादा होता है,
समझे, जब बच्चा बढ़ रहा होता है, उसकी हड्डियां बढ़ रही होती है, मसल्स बढ़ना रहता है, तो उस वक्त में ये ज्यादा होता है। तो एक क्या हो गया, इसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है। तीसरा होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट कराता है और थायराइड हार्मोन वहां से रिलीज करवाता है, T3, T4 और क्या कहते हैं कैल्सिटोनिन। और चौथा आपका है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, समझ रहे। तो ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड से क्या कहते हैं हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये क्या करता है, कोर्टिसोल को रिलीज करवाता है, ये वाला हार्मोन, समझ रहे ना, एड्रीनल ग्लैंड से। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, यानी जब स्ट्रेस होता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में काम करता है। इसका मेन काम होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़वा देता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अगला है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ लिया, FSH, इसका पूरा फंक्शन आपने पढ़ा। छठा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया, LH, समझ रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसके जो पिट्यूटरी के पोस्टेरियर पोर्शन है वहां से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसमें एक होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो यूट्रस है उसके कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, यानी उसी टाइम पे रिलीज होता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बच्चा बहुत आसानी से बाहर आ सके। और मिल्क के इजेक्शन में, इंजेक्शन नहीं है ये, इजेक्शन है, समझ रहे ना, क्या है, इजेक्शन है। इजेक्शन मतलब ये होता है किसी चीज से बाहर ढकेलना किसी चीज को, तो मिल्क को बाहर निकलवाने में, ताकि बच्चा बहुत आसानी से उसको क्या करे, पी सके, समझ रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझ रहे हैं, कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं और इसी नाम से दवा भी आती है, वेसोप्रेसिन, समझ रहे हैं ना। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है और क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी के अंदर। तो ये आपने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या कहते हैं जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दूसरा होता है एड्रीनल ग्लैंड, तो ये ग्लैंड आपने इसके बारे में भी पढ़ लिया होगा। ये कहाँ पे होता है, हमारे किडनी के ऊपर साइड में ग्लैंड होता है, समझ रहे हैं ना, दोनों किडनी के साइड में होता है एड्रीनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं जो आउटर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो क्या कहते हैं इनर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। तो जो क्या कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें आता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और जो आपका एड्रीनल मेडुला होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एड्रीनलिन और दूसरा होता है नोर एड्रीनलिन, समझ रहे हैं। और तीसरा जो ग्लैंड है वो क्या है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड, इसको हार्मोन नहीं करके आप ग्लैंड कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, तो T3 और T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन इसके क्या है हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इनके फंक्शन बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे फंक्शन हैं। अब इतना डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो क्या लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर आपको इनकी डिटेल पढ़ना है तो आप हमारी PDF लेके बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्या है मतलब PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना है, समझ रहे हैं। 20 रुपीज़ में आपको इस सब्जेक्ट का यानी HAP का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और क्या कहते हैं इसका जो पूरा मतलब सिलेबस का कंप्लीट नोट है HAP का वो मिल जाएगा आपको। और अगर सारे नोट्स ये पाँचों सब्जेक्ट के सिर्फ इम्पोर्टेंट चाहिए तो आपको 50 रुपया पे करना है, और अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। के लिए उसमें क्या करना आपको, तो मेरा नंबर है 9694480523, समझ रहे ना। कई बच्चे आके कहते हैं सर ये नंबर फ्रॉड तो नहीं है, नहीं भाई ये मेरा ही नंबर है, इस पर फ़ोन नहीं करना है आपको, इस पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कुछ पूछना है तो, और इसी नंबर पे पे करके मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट पेमेंट की भेज देंगे, उसकी डिटेल भेज देंगे और बता दीजिए मुझे फर्स्ट ईयर के चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इससे क्या कहते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये तीन हार्मोन रिलीज होते हैं। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन, समझ रहे हैं, और कैल्सिटोनिन। चौथा जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड में वो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, समझ रहे हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है।
अगला जो एक कहते हैं ग्लैंड है आपका पैनक्रियाज, समझ रहे हैं, पांचवा ग्लैंड है पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज के बारे में आपने पढ़ लिया होगा कई बार। पैनक्रियाज ये पैनक्रियाज दो तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन के तौर पे भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को रिलीज करता है और क्या कहते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है जो हमारे क्या कहते हैं डाइजेशन में काम करते हैं। इसकी डिटेल जो है आपको डाइजेस्टिव चैप्टर वाले में आपको मिल जाएगा पूरा, वहां पे मैंने पढ़ाया इसको। उसके बाद होते हैं आपका ये छठा है जो क्या कहते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है गोनाड्स, समझ रहे हैं, गोनाड्स। ये मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, समझ रहे हैं, जहाँ से सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एनलिस्ट दी हॉर्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। इसको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन कभी ज़्यादातर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछता है और कई बार ऐसा होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के बारे में पूछ लेता है, नहीं ओवम के बनने का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में भी पूछ लेता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ ऐसे ही बना देंगे ना, सिर्फ ऐसे बना देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2n, फिर यहाँ पे n है सिंगल। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कई स्टेप में होता है। तो एक स्टेप होता है इसका स्पर्मेटोगोनिया, क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरा क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और तीसरा होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और चौथे स्टेप में बनता है स्पर्मेटाइड्स और पांचवें स्टेप में बनता है आपका स्पर्मेटोजोआ, समझ रहे हैं ना। ये इतना याद करिए, ये जो वर्ड्स हैं याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको पूरा समझ पाएंगे। ये तो सिर्फ बनाना ये आसान है, समझ रहे हैं ना। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और चौथा होता है स्पर्मेटाइड्स, और पांचवा होता है आपका स्पर्मेटोजोआ। तो ये 5 स्टेप में बनता है आपका एक क्या कहते हैं स्पर्म, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका क्या पूरा फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर है ये, और स्पर्मेटोगोनिया इसका प्लूरल है। तो स्पर्मेटोगोनियम इज ए डिप्लॉयड सेल। ये क्या होता है एक डिप्लॉयड सेल होता है जिसको हम लोग 2n से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, समझे 2 सेट हैं, 2 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, जिसका मतलब ये है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं वहां पे। इट इज डिनोट एज 2n। उसके बाद क्या है स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड इनटू 2 सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया है ये एक समझ लीजिए कि मतलब स्टेम सेल होता है, ये रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी मेल है उसके अंदर ये रहेगा। मतलब कि ये जो बांझ ना हो। ऐसा नहीं कि बांझ सिर्फ औरतें होती है, मर्द भी बांझ होते हैं। कुछ लोगों के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है तो उनके पास स्टेम सेल ही नहीं होंगे तो फॉर्मेशन भी नहीं होता है वहां पे, समझ रहे हैं ना। तो जो आपका क्या कहते हैं जो मेन स्पर्मेटोगोनिया जो स्टेम सेल है जहां से मतलब बनते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे ब्लड बनता है तो उसमें एक स्टेम सेल होता है, तो वहां से क्या है नए नए बनते रहते हैं, लेकिन वो पुराना वाला फिर दोबारा से बन जाता है, समझ रहे हो। क्या होता है ये जब यहाँ से हमने इसको बनाया, ये 2 जब टूटते हैं तो एक फिर वापस से बन जाता है और इससे आगे पूरा प्रोसेस चलता है और पूरा एक नया स्पर्म बन जाता है। लेकिन ये वाला क्या दोबारा से वापस से आके वही बन जाता है 2n, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है जो स्पर्मेटोगोनिया वो डिवाइड होता है 2 सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्या बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। और क्या बनता है टाइप ए एंड टाइप बी, 2 तरह के क्या 2 बन जाते हैं, क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, समझे। जब ये डिवाइड होता है तो टाइप ए सेल्स रिकन्वर्टेड, और क्या कहते हैं फिर टाइप ए सेल रिकन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोगोनिया। अभी मैंने आपको बताया जो टाइप ए वाला होता है फिर दोबारा से स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है ताकि उससे दोबारा से स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल चल सके, समझ रहे हैं। उसके बाद होता है फिर क्या होता है टाइप बी इज गोन अंडर मिटोसिस प्रोसेस, और जो टाइप बी है वो क्या है मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है एक बार और फिर से, एंड प्रोड्यूस 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर क्या होता है 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं जो आपको मैंने अभी स्टेप्स बताए, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मिटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल प्रोड्यूस 2 सेम डॉटर सेल। अभी मैंने बताया ना 2n से क्या, तो जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है तो उसमें जब मिटोसिस होता है तो उसमें दो सेल मतलब क्या कहते हैं एक जैसे डॉटर सेल बनते हैं,
उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है मियोटिक डिवीजन। पहला क्या था आपका पहला क्या था, माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन, समझ रहे हैं ना। तो नाउ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड होता है अंडरगोज मियोसिस एंड एज अ रिजल्ट टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड। और जब ये प्रोसेस होता है तो फिर क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दो बन गए। अब उसके चूंकि ये हैप्लॉइड है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है 23, 23 क्रोमोसोम होते हैं। देन बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस सेकेंड, फिर क्या होता है एक डिवीजन और होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड एंड प्रोड्यूस टोटल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स। और फिर क्या होता है 4 क्या होते हैं स्पर्मेसाइड बनते हैं, और वो भी क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, यानी सिंगल क्या कहते हैं, यानी डबल पेयर नहीं होता है, सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम होते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटाइड्स अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटाइड्स बन गए हैं उनके अंदर अब चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन के अंदर, एंड बिकम स्पर्मेटोजोआ, और क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ बनता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम एंड ए टेल मोटिलिटी। और फिर क्या होता है इसमें एक एक्रोसोम बनता है, यानी उसका हेड वाला हिस्सा बनता है और उसमें टेल बन जाता है, समझ रहे हैं ना, जो स्पर्मेटोजोआ है उसका। उसके बाद आता है मैचुरेशन, समझ रहे हैं, ये 5वां स्टेप है। द इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ मूव टू द एपिडिडमिस। और इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जो स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ जाता है, मूव्स करके जाता है एपिडिडमिस में। अब जो क्या कहते हैं टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिस हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था, अब वहां से निकल के क्या कहते हैं बाहर आ जाता है एपिडिडमिस के अंदर, समझ रहे हैं। वहां पे उसका क्या है फर्दर डेवलपमेंट होता है, वहां पे वो पूरी तरीके से मतलब क्या स्पर्म बनता है, उसी को बोलते हैं मैचुरेशन है, तो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और अब वो रेडी होता है कि वहां से निकल के जो सेमिनल वेसिकल है वहां पे चला जाए। तो ये जो कुछ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारे स्टेप्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, समझा। तो ये लास्ट में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, लास्ट में स्पर्म बनता है जाके, मतलब पूरी तरीके से कहाँ पे एपिडिडमिस के अंदर। अगर ये क्वेश्चन पूछे मतलब क्या है फाइनल मैचुरेशन कहाँ पे होता है, तो एपिडिडमिस के अंदर होता है, समझ रहे हैं ना। अब इसी तरीके से पूरा प्रोसेस है oogenesis का, यानी ओवम के बनने का थोड़ा बहुत फर्क है, समझ रहे हैं ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दोनों को साथ में दे देता है, समझ रहे हैं ना। तो अब इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जब एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन आए तो कमेंट करके भी आप बताया करो, और मैं क्या कहते हैं आपके लिए पोल भी डालता हूं, तो आके उसको भी आप वोट करिए कि आपका एग्जाम कैसा रहा, क्या मेरे इन नोट्स से मेरी वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हमको भी फ़ायदा है और दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा है, मुझे और इम्प्रूव करने में फ़ायदा होगा, मैं और अच्छे से बना सकूँगा ताकि दूसरे आने वाले स्टूडेंट को और ज़्यादा मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं, उनके लिए एग्ज़ाम को और इजी से इजी बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।